हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम टारगेट कर रहे हैं आरओ एआरओ को भी। ठीक है, आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट करने वाले हैं, 1905 की घटनाओं को आज हम देखेंगे। इससे पहले पीसीएस की क्लास नंबर 43 जो हुई थी, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 47 सॉल्व किया था, उसमें हमने 1905 तक की घटनाएं कवर की थी। अब उसके आगे करेंगे, 1905 से आगे आज चलेंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो भी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनती हैं उन्हें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म्स में हम लोग करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मेजर पोर्शन यहाँ से पूछा जाता है। तो क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, और अगर क्लास पसंद आएगी तो क्लास को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। क्लास को देखिए, उसके साथ इसको लाइक और शेयर भी करिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन शुरू कर पाओगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे हमारे पास 3 कथन हैं। कथन वाले क्वेश्चंस जिसमें कि एक से ज़्यादा कथन दे रखे होते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पीसीएस और आरओ एआरओ में बनते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, पहला कथन देखिएगा, बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। ये बिल्कुल सही बात हुई है। जब 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, कलकत्ता में हड़तालें की गई थी, और आंदोलन की शुरुआत जो है नरमपंथियों के द्वारा। नरमपंथियों में कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, इन सब के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने बाद में अपने स्तर पर इसको संभाला था और आगे बढ़ाया था, किसको? स्वदेशी आंदोलन को। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन सही हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कूट बनेगा कि कौन सा कूट सही है, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, स्वदेशी आंदोलन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, हमें ये बताना है। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये बात भी बता देती हूँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम्स में, आपके पीसीएस में ही बने हैं। तो पहला कथन देखिए, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में मदद की। स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे भारतीय शिल्पकार, कौशल और कुटीर उद्योग थे, ये सब बंद हो रहे थे। तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? ये जो हमारे उद्योग धंधे हैं ये पुनर्जीवित होने लगे। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना हुई। ये भी बिल्कुल सही बात है, भारत के लोगों को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई थी। तो दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये बनेगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस नरमपंथियों और चरमपंथियों में, या कभी कभी गर्मपंथियों में भी लिखा रहता है, तो इसमें विभाजित हो गया? देखिए, स्वदेशी आंदोलन हुआ था जो कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हो गया, जो कांग्रेस है ये 2 दलों में विभाजित हो गई। ठीक है, 2 दलों में विभाजित हो गई सूरत अधिवेशन के दौरान, नरमपंथियों और गर्मपंथियों में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है स्वदेशी आंदोलन, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी, या किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की थी, ना कि उसे रद्द किया था। जबकि लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। जॉर्ज पंचम 1911 में जब भारत आए थे तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन को देख लीजिए, इसकी घोषणा तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने की थी 19 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था, और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में क्या था? स्वदेशी वस्तुओं को
अपनाने पर जोर दिया जाता था और लोग क्या कर रहे थे, भारतीय लोग शराब की दुकानों के सामने वहाँ पर विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे, विदेशी वस्तुओं की होली जला रहे थे और उसके साथ साथ क्या कर रहे थे, उसके साथ साथ वे शराब के उपयोग पर भी बैन के लिए क्या कर रहे थे, वहाँ धरना प्रदर्शन इत्यादि कर रहे थे। ठीक है। राजनीतिक विरोध के बाद लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 में बंगाल को फिर से संगठित कर दिया। जैसा कि मैंने बताया, जॉर्ज पंचम आए थे तब उन्होंने ये घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लेफ्टिनेंट सैंडर्स की हत्या में शामिल नहीं था। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं ये सैंडर्स की हत्या में शामिल नहीं थे। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ये तीनों ही सम्मिलित थे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रांतिकारी संघ अभिनव भारत की स्थापना 1904 में कहाँ पर की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिनव भारत की स्थापना की गई थी 1904 में महाराष्ट्र में। ठीक है, लेकिन अभिनव भारत जो है इस नाम से पहले दूसरे संगठन के रूप में स्थापित हुआ था जिसका कि नाम है मित्र मेला, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत और बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के वस्तुतः पतन के बाद अधिकांश जीवित क्रांतिकारी शामिल हो गए। कम्युनिस्ट पार्टियों में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये तीनों ही पार्टियों में शामिल हो गए थे उत्तर भारत के और बंगाल के क्रांतिकारी। ठीक है, जब क्रांतिकारी गतिविधियों का पतन हो गया था उसके बाद। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भगत सिंह को फांसी दी गई उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं धीरे धीरे करके कम होने लगी और तभी क्रांतिकारी जो है इन पार्टियों में आकर के शामिल होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। तो मैडम भीकाजी कामा जो हैं इन्होंने सर्वप्रथम जर्मनी में भारतीय ध्वज को फहराया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन भी आयोजित किया था, कहाँ पर, 1907 में जर्मनी में। ठीक है, स्टटगार्ट में वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आयोजित हुआ 1907 में और वहीं पर इन्होंने झंडा भी फहराया। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता था और जर्मनी में ही इन्होंने क्या किया, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी और उन्होंने भारतीय ध्वज के लिए अपना डिज़ाइन, एक तिरंगा झंडा जो भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करता था, उसको प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित संगठनों को उनके गठन के आधार पर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जिस संगठन की स्थापना हुई ये थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गोपाल कृष्ण जी के गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना हुई, किसके द्वारा हुई, लाला हरदयाल के द्वारा हुई। ठीक है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसके द्वारा हुई, ये फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और सोशलिस्ट जो शब्द है ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो 2, 1 और 3 ये कालानुक्रम बनेगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उग्र राष्ट्रवादियों के संदर्भ में सही है। तो पहला कथन क्या है, उनमें सबसे प्रमुख बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो उग्रवादियों या चरमपंथियों में किसके नाम आते हैं, लाल बाल पाल, ये 3 नाम हैं। तो पहले वाला कथन सही है। दूसरा क्या है, राजनीतिक कार्य ने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया, तो ये भी दूसरा वाला कथन भी सही है। तीसरा क्या है, उन्होंने जन कार्रवाई में विश्वास नहीं किया था, ये गलत है। जो गर्मपंथी थे या राष्ट्रीय उग्रवादी जो थे ये जन कार्रवाई में विश्वास करते थे और पूरी जनता में अपने विचारों का प्रचार एवं प्रसार करना चाहते थे, जिससे कि जो भारतीय जनता है अपनी आज़ादी के प्रति इतनी जागरूक हो सके कि उसको पाने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। अपने विचारों में ही नहीं, अपने तरीके से हर
कोशिश करे संभव, जिससे कि भारतीय स्वतंत्रता को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बनेगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन क्या है, बर्रा डकैती पूर्व बंगाल में स्वतंत्रता आंदोलन क्रांतिकारियों का पहला बड़ा कार्य था। अगला कथन देखिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पहले के कार्यकर्ताओं ने वैंकूवर में एक स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की। तो दोनों ही कथन सही हैं। बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में हुई थी, तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बर्रा डकैती को देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट घटना है ये और नया क्वेश्चन भी है। यह घटना 1908 में पूर्वी बंगाल के ढाका जिले में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया पहला कार्य था। पुलिन बिहारी दास ने इस डकैती को अंजाम दिया था, जो दिन के उजाले में तब की गई थी जब क्रांतिकारियों ने बर्रा के जमींदार के आवास पर हमला किया था। गदर पार्टी के बारे में मैंने बता ही दिया है, ये क्रांतिकारी समूह था और इसकी स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ पर की थी, सैन फ्रांसिस्को में की थी। ठीक है, ये बातें सारी ध्यान रखनी है। और एक ये समाचार पत्र भी प्रकाशित करते थे जिसका नाम द गदर था। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि करके सीमित स्वशासन की व्यवस्था की। यह ब्रिटिश भारत में सभी संवैधानिक सुधारों में सबसे अल्पकालिक था। तो ये दोनों ही बातें सही हैं मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मॉर्ले मिंटो सुधार जो है कब आया, 1909 में आया। ये क्या था, भारत परिषद अधिनियम था। मॉर्ले और मिंटो 2 नाम हैं, सचिव थे कौन, जॉन मॉर्ले, और मिंटो कौन थे, भारत के वायसराय। उन्हीं के नाम पर इसे 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब इसमें क्या था कि जो विधान परिषद थी उसमें कुछ सुधारों की शुरुआत करने के लिए इसको लाया गया है, इसीलिए इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्या है, इसकी कुछ बातें देख लीजिएगा। विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके सीमित शासन की व्यवस्था की जानी थी। इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों की गैर आधिकारिक बहुमत रखने की अनुमति दे दी। ठीक है, इसमें पृथक निर्वाचक मंडल भी लाया गया, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का भी प्रावधान किया गया। इससे ये हो गया कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा था बिल्कुल सीधे तौर पे। ठीक है, तो ये बातें थी मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 की। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1909 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला कथन गलत है। जो 1919 का अधिनियम था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। मॉन्टेग्यू कौन थे, राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। ठीक है, इसने मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। ये भी कथन सही नहीं है। मुसलमानों के लिए 1909 में जो मॉर्ले मिंटो आया था उसमें ही पृथक निर्वाचक मंडल हो चुका था। तीसरा क्या है, तीसरा कथन देखते हैं, इसलिए दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। पहली बार इस अधिनियम में वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव का प्रावधान किया गया। तो तीसरा कथन सही है मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में यहाँ पे करेक्ट करिएगा इसको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में तीसरा कथन सही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार की असली मंशा क्या थी। तो देखिए, बंगाल विभाजन किया था ब्रिटिश सरकार ने 1905 में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। जो राष्ट्रवाद था उसका बढ़ावा बहुत ज़्यादा से हो रहा था, प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा था। राष्ट्रवाद का प्रसार होगा तो क्या होगा कि जो
स्वतंत्रता के विचार हैं वो आम जनता में बहुत तेज़ी से फैल रहे थे। इसी को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रवाह को रोकने के लिए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बंगाल विभाजन के बारे में कुछ चीज़ें। प्रेसिडेंसी भारत में सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत था कौन, बंगाल। इसमें करीब 8 लोग थे और वर्तमान में पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम के कुछ हिस्सों के साथ साथ बांग्लादेश के क्षेत्र भी वहाँ पर शामिल थे। ठीक है, विभाजन की योजना के पीछे असली मकसद बंगाल को कमज़ोर करने की ब्रिटिश इच्छा थी। कर्जन के अनुसार विभाजन के बाद 2 प्रांत बनेंगे, आधुनिक बंगाल जिसमें शामिल था आधुनिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये हो जाता पश्चिमी बंगाल। ठीक है, और पूर्वी बंगाल क्या, असम और पूर्वी बंगाल दूसरे प्रांत में शामिल होते। ठीक, तो यही मंशा थी। देश के बाकी हिस्सों में इसके विभाजन के खिलाफ जो भारतीय लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और ब्रिटिश शासन की नीति को भी पहचाना। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, किसने 20 जुलाई 1905 को बंगाल को 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और शेष बंगाल का दूसरा हिस्से में विभाजित करने की घोषणा की? तो लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की थी। हम बता चुके हैं, कई बार ये डिस्कस भी कर चुके हैं, ऊपर कई बार क्वेश्चन हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था, तो इसको ध्यान रखना है आपको कि ये लागू कब हुआ था बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 1905 को। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिएगा, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इन्होंने बंगाल विभाजन की बहुत ही ज़्यादा निंदा की थी और लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक भारत का वॉइसराय रहा, तो 1899 से 1905 तक था। ठीक, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में क्या हुआ, 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। डफरिन को देखिएगा, डफरिन एक इम्पॉर्टेंट नाम है। डफरिन के समय ही जो है क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1884 से 1888 ईस्वी तक रहा है, कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में। और डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का समूह कहा था, ये बात भी ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा, इसने ही हड़प नीति शुरू की थी। ठीक है, वुड डिस्पैच डलहौजी के काल में आया 1854 में, और पहली रेलवे लाइन 1853 में बिछाई गई लॉर्ड डलहौजी के काल में, मुंबई से ठाणे तक। तो ये सारी बात ध्यान रखिएगा। तार सेवा भी डलहौजी के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की? तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी और अक्टूबर 1905 में ये लागू हुआ था। तो इतना ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे, ये सारी बातें हम ऊपर ही देख चुके हैं, इसलिए अभी इसको यहाँ हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। अच्छा, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन आया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग इन्होंने की थी, और मुस्लिम लीग का गठन जो है मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने किया था। ये तीनों ही बातें सही हैं, लेकिन पहला कथन जो है, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग, यही वाला कथन सही नहीं है। मुस्लिम लीग ने उल्टा बंगाल विभाजन का समर्थन किया था और वे इसके पक्ष में थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों का एक प्रतिनिधि की पार्टी के रूप में निर्माण के बाद निष्पक्ष प्रतिनिधित्व का अपने दावों का पुनर्मूल्यांकन करने की स्थापना आवश्यकता हुई। तब सुधारवादी मुस्लिम जो थे सर सैयद अहमद खान के द्वारा
सांप्रदायिक विचार को भारतीय राजनीतिक लोकाचार में ढाला गया कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है। ठीक है, 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। इसका गठन जो है जमींदारों और नवाबों के द्वारा किया गया था, ये ऊपर ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जब बंगाल विभाजन हुआ तो उन्होंने उसका समर्थन किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की थी? तो स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उग्र विरोध की वकालत नहीं की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तभी क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 2 धड़ों में विभाजित हो गई थी, नरमपंथी और चरमपंथी। ठीक है, सूरत अधिवेशन के दौरान 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनी बनाई गई? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 में आया था, इसी के द्वारा क्या किया गया था, भारतीय विधायिका द्विसदनी बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले कुछ फैक्ट देख लीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1918 में एडविन मॉन्टेग्यू और वॉइस रॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा तैयार किए गए संवैधानिक परिवर्तनों की एक योजना के परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम पर आया। 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों के प्रतिनिधित्व को आश्वासन देना। ठीक है, सरकार की केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर अधिनियम ने सुधारों को अधिनियमित किया गया। निचला सदन जिसे केंद्रीय विधानसभा के रूप में जाना जाता था और उच्च सदन जिसे राज्य परिषद के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार से द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। ठीक है, अधिनियम ने प्रांतीय सरकार की कार्यकारी शाखा के लिए द्वैध शासन स्थापित किया। 8 प्रांत असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास और पंजाब में द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध प्रणाली के तहत क्षेत्रीय प्रशासनों को बढ़ते हुए अधिकार प्राप्त हुए। प्रांत में कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के निवास करने की थी। 2 सूचियां बनाई गई विषयों की, स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। ये बात भी ध्यान रखिएगा, स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। ठीक है, आरक्षित सूची में क्या होते थे? तो आरक्षित सूची में आते थे वित्त व्यवस्था, कानून, भू राजस्व, सिंचाई और अन्य विषय। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों और उनके समाचार पत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो तारकनाथ दास ने सर्कुलर आज़ादी, ये गलत है, पहला वाला भी गलत है। रामनाथपुरी, इन्होंने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन नहीं किया। तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया था। सी वाला सही है, बी गलत है, ए गलत है। इंदु भूषण डे मजूमदार, गैलिक अमेरिकन, ये इनका भी गलत है। तो जो सही सुमेलित नहीं है ये ए, बी और डी है। ठीक है, हमें सही सुमेलित नहीं बताना है, तो ए, बी और डी ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए, ब्रिटिश उत्पीड़न और भारत के नए औद्योगिक आंदोलन पर जोर दिए जाने के लिए इस बैठक और रिपोर्ट में एसोसिएशन के प्रॉस्पेक्ट को गैलिक अमेरिकन अखबार में प्रकाशित किया गया था, जिसके मौलिक जॉन डेवी थे या जॉन डेवाय हैं। ठीक है, इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सही संयोजन यहाँ पर देखते हैं, तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान, जैसा कि हमने देखा ऊपर, रामनाथपुरी सर्कुलर आज़ादी, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और जॉन डेवी गैलिक अमेरिकन। ठीक है, ये चारों ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विदेशों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हैं, इसलिए याद रखिएगा इनको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जुगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक था? तो अरविंदो घोष जो हैं ये जुगांतर पार्टी के संस्थापक में से एक थे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। औपनिवेशिक बंगाल के अग्रणी क्रांतिकारी संगठन था कौन? जुगांतर पार्टी। और साप्ताहिक जुगांतर अप्रैल 1906 में कलकत्ता अनुशीलन समिति के भीतर एक आंतरिक चक्र के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें बरिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता शामिल थे। बंगाल में भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले 2 प्रमुख भूमिगत क्रांतिकारी रुझानों
रुझानों में से एक जुगंतर थे। यह एसोसिएशन अनुशीलन समिति जैसे एक उपनगरीय फिटनेस क्लब की आड़ में शुरू हुआ था। ठीक है। जुगांतर के कई सदस्यों को अंडमान के सेलुलर जेल में रख दिया गया और उन्हें फांसी दी गई और आजीवन कारावास दे दिया गया। अरविंदो घोष, उनके भाई बारिन घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता, राजा सुबोध मल्लिक जैसे नेताओं को 1906 में जुगंतर पार्टी की स्थापना की थी। तो जुगंतर पार्टी के संस्थापक कौन कौन थे, ध्यान रखिएगा। अरविंदो घोष, बारिन घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता और राजा सुबोध मल्लिक। कब हुई थी? अप्रैल 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गठित गदर पार्टी भारत में विद्रोह शुरू करने के लिए दृढ़ थी। पार्टी ने सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रांत को चुना? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ठीक है। और इन्होंने भारत में सशस्त्र विद्रोह के लिए पंजाब को चुना था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई कब थी? 1913 में हुई थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के विद्रोहियों के लिए आंदोलन करने के लिए गदर पार्टी के सदस्य जो है पंजाब लौट आए थे। 1915 में उन्होंने मध्य पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया और वहीं पर विद्रोह का आयोजन किया। गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। आधिकारिक स्थापना 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया, ओरेगन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन कौन थे? तो लाला हरदयाल मुख्य थे, उसके साथ साथ संत बाबा बसाखा सिंह और दादे हर एक्सेट्रा, ये सारे नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी? तो भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की। उसमें जो मुख्य नाम था ये था बाघा जतिन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बाघा जतिन इनका उपनाम था, जबकि जो इनका मूल नाम था जतिंद्र नाथ मुखर्जी था। ठीक है। ये एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ अपना आक्रोश और प्रतिरोध जताया। इनका जन्म कब हुआ था? 1879 में बंगाल में हुआ था। और इनका नाम बाघा जतिन पड़ने के पीछे ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बिना किसी हथियार के एक बाघ को मार डाला था। उसके मारने के बाद ही लोग इन्हें बाघा जतिन के नाम से पुकारने लगे। ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन है 1916 में के नरमपंथी गुट के अध्यक्ष जिन्होंने तिलक और उनके समर्थकों का कांग्रेस में वापसी का स्वागत किया, कौन थे? 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और साथ ही नरमपंथी और गरमपंथी में आपस में मिल गए थे। ठीक है। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। INC 1916 का अधिवेशन की अध्यक्षता लखनऊ में किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। यह भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि चरमपंथी गुट का मार्ग भी प्रशस्त किया था, मतलब नरम गरम एक हो गए थे। लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट इसे ही कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में एक समझौता हुआ। इससे कांग्रेस ने 29 दिसंबर को लखनऊ अधिवेशन में और 31 दिसंबर 1916 को मुस्लिम लीग के द्वारा अपनाया गया था। लखनऊ की बैठक में कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी गुट के पुनर्मिलन को भी चिन्हित किया गया था। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। लखनऊ समझौते के कुछ प्रावधान हैं, ये भी देख लीजिए। विधान परिषदों के अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन होगा। प्रांतों को वित्त और प्रशासन मामलों में केंद्र सरकार के नियंत्रण से यथासंभव मुक्त होना चाहिए। जब तक वे संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग नहीं करते तब तक सभी समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जानी चाहिए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में अपनाई जाने वाली एक प्रणाली जिसमें अल्पसंख्यकों को जनसंख्या में उनके हिस्से के अनुपात में सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना था।
विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष और केंद्रीय विधान परिषद की शक्ति 150 तक बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। और भारतीय मामलों के राज्य सचिव के वेतन का भुगतान भारतीय निधियों से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ब्रिटिश सरकार को अपने स्वयं के धन से किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस ने कही थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। 1907 में सूरत में आयोजित होने वाले अगले कांग्रेस अधिवेशन के 4 प्रस्तावों को बनाए रखने या अस्वीकार करने का प्रश्न कांग्रेस में विभाजन का कारण बना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव उनमें से नहीं था? तो पहला वाला ही सही है हमारे क्वेश्चन का आंसर, बंगाल विभाजन को रद्द करना। बंगाल विभाजन को रद्द करना कांग्रेस के प्रस्तावों में नहीं था, ठीक है। ये सारी बातें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख चुके हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अच्छा देख लीजिएगा, यहाँ पे 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। सूरत अधिवेशन और कांग्रेस नरम और गरम 2 दलों में विभाजित हो गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1906 की अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 में अधिवेशन जो हुआ था ये किसके लिए किया गया था? स्वदेशी आंदोलन को लाने के लिए। स्वदेशी आंदोलन उस समय चल रहा था, बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात की जा रही थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के प्रसिद्ध सूरत सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, ये बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा ऊपर। यह नरमपंथी और गरमपंथी के बीच विभाजन के साथ समाप्त हुआ, ये भी सही बात है। इसने स्वदेशी बहिष्कार और स्व सरकार की मांगों का प्रस्ताव पारित किया। तीसरा वाला गलत है, बहिष्कार करने की बात यहाँ पर नहीं हुई थी, स्व सरकार की मांग भी नहीं हुई। ये 1916 में जो पैक्ट आया तब की बात है। तो पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये सारी बातें हम ऊपर भी कर चुके हैं, तो इसलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिटिश सुधारक, महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रचारक और भारतीय राष्ट्रवाद की समर्थक थी? तो ये जो नाम है हो जाएगा एनी बेसेंट। ये ब्रिटिश सुधारक थी और जिन्होंने जो एक राष्ट्रवादी थी, भारतीय महिलाओं के अधिकारों के लिए वे एक सुधारक और प्रचारक भी थी। एनी बेसेंट कौन थी? एक आयरिश महिला थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए और भारतीय राष्ट्रवाद की प्रबल समर्थक थी। ये होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ी थी। एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट आयरिश स्वशासन की प्रबल समर्थक थी। एनी बेसेंट ने विचार की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, महिलाओं के अधिकारों और विभिन्न सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी। 1889 में हेलेना ब्लावात्स्की से मिलने के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में परिवर्तन किया इन्होंने। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हेलेना ब्लावात्स्की के द्वारा की गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन उसकी अध्यक्षा बाद में बन गई थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। होम रूल आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के दौरान एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह 1916 में था कि एनी बेसेंट आयरिश होम रूल लीग के मॉडल के आधार पर मद्रास में होम रूल लीग स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। अगला कथन क्या है? 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना मुख्यालय में अपना होम रूल लीग आयोजित किया था। तो दोनों ही बातें सही हैं, पहली और दूसरी, इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों। होम रूल मूवमेंट 1916 में हुआ था, जो एनी बेसेंट थी उन्होंने स्थापना की थी आयरिश आंदोलन की तर्ज पर, ठीक है। और तिलक ने भी एक होम रूल मूवमेंट शुरू किया था 1916 में पूना में, इसलिए दूसरा वाला कथन भी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्र किए गए थे, जिनमें से एक का नाम था मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। इन समाचार पत्रों के नाम
एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखने हैं, याद रखिएगा। इसके संपादक प्रकाश कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि अधिनियम ने अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट के प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया। तो ये पहली वाली बात बिल्कुल सही है। इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचक मंडल देकर सांप्रदायिकता को वैध बनाया। 1909 का जो मॉडल मिंटो सुधार आया था, ये बिल्कुल सही बात है। विधान परिषद में सदस्यों को सशक्त बनाया गया था, संख्या भी बढ़ाई जा रही थी और मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से। तो सांप्रदायिकता को एक कानूनी वैधता मिल गई थी इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों की तरफ से। तो हमारे दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। और ये सारी बातें मॉडल मिंटो एक्ट के बारे में हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहेंगे तो वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प पारित किया? स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन। अब नीचे हमारे पास कूट दिए गए हैं, इनसे हमें अपना क्वेश्चन आंसर चुनना है। तो देखिए, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये चारों ही बातें शामिल की थी किसने? कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने 1920 तक का इंडियन नेशनल मूवमेंट देखा। तो आगे की क्लास में, मतलब अगली क्लास में हम क्या करेंगे? 1921 से टारगेट करेंगे, 1921 से आगे चलेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट भाग है ये, तो इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म्स में। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। खूब पढ़िए और रिवीज़न ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीज़न करिए, क्योंकि रिवीज़न जब आप करते हैं तो जो आपकी चीज़ें पुरानी वाली हैं वो पक्की होनी चाहिए। नया सिलेबस आप उतना अगर नहीं भी कर पाते हो, लेकिन जितना करते हो उसका रिवीज़न करते हो, जो पिछला भूलते नहीं हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।